अंजलि अपने भाई सूरज के साथ रहा करती थी। दोनों भाई बहन का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था और दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार भी करते थे। ऐसे ही एक शाम सूरज अपना बैग पैक कर रहा होता है। तभी वहाँ अंजलि आती है और अपने भाई से कहती है, क्या भैया, आप वैसे ही इतने लंबे टाइम में आते हो और वो भी इतने कम दिनों के लिए। मैं यहाँ आपका इंतजार करती रहती हूँ। थोड़ा ज्यादा समय निकाल कर क्यों नहीं आते हैं? अरे मेरी प्यारी बहन, जितने भी दिन की छुट्टी मिलती है मुझे, मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाता हूँ। और मुझे सरहद पर वैसे भी तेरी चिंता तो लगी ही रहती है। मेरा भी मन करता है कि बचपन की तरह हम दोनों साथ में रहें। लेकिन अगर हमारे देश को भी हमारी जरूरत है, ये तो मुझे भी समझना पड़ेगा। आपका सही है भैया, बस यही बोलकर मुझे हर बार अकेला छोड़ जाते हो। आपको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन घर में अकेले आपका इंतजार करते हुए आपको आपकी बहन तो नजर नहीं आती ना। मुझे घर में आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तभी तो मैंने सोचा है कि अब मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो तेरी शादी करवा दूंगा। शादी के बाद मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी कि मेरे बाद तेरा ख्याल रखने वाला भी कोई है। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मैं पहले से ही बहुत उदास हूँ कि आप जा रहे हो और उस पर आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपको कुछ नहीं होगा और ना ही मैं शादी करूंगी। अरे, आपको मेरी शादी की पड़ी है, लेकिन खुद की नहीं देख रहे हैं आप। बूढ़े होने लगे हो। अगर 1-2 साल में आपकी शादी नहीं हुई तो देखना, कोई लड़की भी नहीं देगा आपको। फिर मत आना मेरे पास रोते हुए। बदमाश, अपने भाई का मजाक बनाती है। अच्छा अंजलि, अब मुझे जाना होगा। और अगर तू मेरी शादी करवाना चाहती है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तू यहाँ मेरे लिए अच्छी सी लड़की और अपने लिए प्यारी सी भाभी ढूंढ ले, ठीक है? भैया, अपना ख्याल रखना और हाँ, मुझे फोन करते रहना जब भी मौका मिले। सूरज वहाँ से सरहद के लिए चला जाता है। सूरज एक फौजी होता है जो सरहद पर देश की रक्षा करता है। कई महीने निकल जाते हैं। एक दिन अंजलि घर पर अकेली होती है। तभी उसकी बुआ कुसुम आती है। अरे अंजलि बिटिया, यहाँ अकेले क्यों बैठी है? आज नहीं गई तू पढ़ाने? बुआ, आप कब आई? मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप आई हैं। यहाँ कैसे आना हुआ बुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? बेटा, वहाँ तो सब ठीक ही है, लेकिन तू बता, तू इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही है? और तू पढ़ाने भी नहीं गई तो ठीक तो है ना बेटा? जी बुआ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो सर हल्का सा दर्द कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आराम कर लूँ। चल, ये भी तूने बहुत ही अच्छा सोचा। वैसे तू आ रही है ना इस बार रक्षाबंधन पर, तो बिल्कुल भी अकेला मत समझिए खुद को। सूरज नहीं है यहाँ तो क्या हुआ? मेरा बेटा अंकित तो है ना। जैसे तू हर साल अंकित को राखी बांधती है, वैसे ही इस साल भी बांध दियो। इस तरह कुसुम अपनी बुआ से काफी सारी बातें करती है। कुछ दिनों के बाद सूरज सरहद पर निगरानी कर रहा होता है। तभी सूरज का सरहद पर बना दोस्त चिराग वहाँ आता है। अरे सूरज, कब से तुम्हें बुलाया जा रहा है? तुम्हारे घर से फोन आया है, तुम्हारी बहन तुमसे बात करना चाहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बहन से बात करो। मेरे पास अपनी बहन के सवालों का कोई जवाब ही नहीं है, तभी तो मैं नहीं जा रहा। वो पूछेगी कि इस बार रक्षाबंधन पर तुम आ रहे हो या नहीं, और मेरा हर बार की तरह जवाब ना होगा कि अभी नहीं पता। फिर कुछ दिनों बाद मैं मना कर दूंगा कि छुट्टियां नहीं मिली, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। और अंजलि बेचारी घर पर उदास हो जाएगी। अभी तो रक्षाबंधन की छुट्टियां मिलने वाली है, वो तुम्हें भी मिल रही हैं। तुम्हारी छुट्टियां अप्रूव हो गई है, ये देखो लेटर। क्या? मुझे छुट्टियां मिल गई? इसका मतलब है इस बार का रक्षाबंधन मैं अपनी बहन के साथ मनाऊंगा। वो मुझे अपने हाथों से राखी बांधेगी। हाँ मेरे भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब ज्यादा उदास मत रहो और खुश हो जाओ। तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है। जाओ, फोन पर उसे बता दो कि तुम आओगे अब की बार। सूरज अंजलि को बता देता है कि इस बार वो आने वाला है, वो भी रक्षाबंधन पर। अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये खुशखबरी हर तरफ देनी चली जाती है। कई दिन निकल जाते हैं। अंजलि घर को सजाते हुए खुद से कहती है, इस बार मेरा भाई आएगा। अब तक की मैंने जो भी 5 सालों की राखी नहीं बांधी, सब संभाल कर रख रखी है। अब वो सारी राखियां एक साथ बांध दूंगी। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं हर रोज बस यही मांगती थी कि मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांध पाऊं, और इस बार ये होगा। अंजलि बहुत ज्यादा खुश थी। वो तैयारी में भी वहीं कोई कसर नहीं रख रही थी।
अब कई दिन बाद सरहद पर अचानक से एक धमाका होता है और चिराग भागता हुआ सूरज के पास आता है। सूरज भाई, हमला हुआ है। इससे पहले दुश्मन हमारे ऊपर हावी होते जाएं, हमें उनको यहाँ से निकालना होगा। हमला हुआ? चलो, हम जरा से भी देर नहीं कर सकते। सूरज बाकी सभी फौजियों के साथ जंग के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में जंग बढ़ती जा रही थी और वहाँ बस धुआं ही धुआं हो गया था। दुश्मनों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। ये देखकर सूरज सबसे कहता है, हम में से कोई भी ऐसे हार नहीं मान सकता। दुश्मनों को उनकी सही जगह पहुंचाना हमारा काम है। हमें अपने देश की रक्षा करनी ही होगी। अब तक छिप के लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब सामने से जवाब देंगे। सूरज के साथ साथ सब लोग बहादुरी से दुश्मनों का सामना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सबकी बहादुरी से जो लोग जीत जाते हैं, कई फौजी घायल हो जाते हैं, कई फौजी शहीद हो जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी सूरज कहीं दिखाई नहीं देता। चिराग परेशान हो जाता है। सूरज हम सबसे ज्यादा आगे जा रहा था। अब सूरज का ही कुछ अता पता नहीं है। कहीं सूरज को दुश्मनों ने पकड़ तो नहीं लिया? अगर ऐसा हुआ तो सूरज का दुश्मनों से बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। सब लोग सूरज को ढूंढने लगते हैं। फौज के द्वारा आसपास की कई जगह पर सूरज की तलाशी की जाती है, लेकिन सूरज का कुछ अता पता नहीं चलता। और अब रक्षाबंधन के 2 हफ्ते पहले ही अंजलि घर को सजाकर अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। वैसे तो भाई को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आए। पर ये तो मुझे पता है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि वो अब की बार जरूर आएंगे, तो मतलब वो आएंगे ही। वैसे अब तक तो वो आने ही वाले होंगे। अंजलि अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। तभी कुछ फौजी अंजलि के घर आते हैं। उनमें से चिराग होता है। अंजलि को उसके भाई के हाथ में बंधा रुद्राक्ष और एक गिफ्ट देता है। ये तुम्हारे भाई सूरज का रुद्राक्ष और ये तुम्हारा तोहफा तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए लिया था। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा भाई कहाँ है? कब से इंतजार कर रही हूँ, बुलाओ ना मेरे भाई को। कुछ दिनों पहले बॉर्डर पर हमला हुआ था और कई दिनों के बाद जब शांत हुआ हमला तो सूरज का कुछ अता पता नहीं चला। हमने उसे हर तरफ ढूंढा और अब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद दुश्मनों के हाथ आ गया सूरज, जहाँ से बचना नामुमकिन है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई को पता है कि मैं घर पर उसका इंतजार कर रही हूँ, वो जरूर आएगा। अंजलि, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था। था? ये था क्या होता है? मेरा भाई अब भी है, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। अंजलि के घर उसके रिश्तेदार, आसपास के सब लोग आ जाते हैं। सब लोग अंजलि को बहुत समझाते हैं, लेकिन अंजलि ये बात मानने को तैयार नहीं होती। अंजलि, मुझे पता है कि ये सब सच में बहुत दर्दनाक है, लेकिन अब हम सच को झूठला भी तो नहीं सकते ना। तुझे भी ये बात माननी ही पड़ेगी कि हमारा सूरज अब नहीं रहा। आप सबको माननी है तो मान लीजिए, लेकिन मैं नहीं मान सकती। कोई भी अंजलि को अकेला नहीं छोड़ रहा था। वहाँ कुछ फौजी लोग भी थे। अब 2 दिन बाद रक्षाबंधन आ जाता है। कहने को तो घर में सब लोग थे, लेकिन अंजलि बिल्कुल अकेली बैठी थी। रात के 11 बजे अंजलि अब तक की सारी राखी लेकर बैठी हुई होती है। भैया, इस बार तो मैं पिछली सब राखी की कसर भी पूरी करने वाली थी, आप आए ही नहीं। सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि आपको कुछ हो गया, लेकिन अपनी बहन को अकेला छोड़कर एक भाई कैसे जा सकता है? अंजलि सब राखियों को देखकर बस रोए जा रही थी। तभी लंगड़ाते हुए एक परछाई आती है और वो अंजलि के पैर पर गिर जाती है। अंजलि जैसे ही देखती है, तुरंत गले से लगा लेती है। भैया, आप आ गए। अरे देखो, मेरा भाई आ गया। सब लोग वहाँ आ जाते हैं। सूरज को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मेरे भाई सूरज, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं रेत में फंस गया था, चोट भी लग गई थी, इसलिए खुद से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। किसी बच्चे ने मुझे पानी पिलाया और फिर उस बच्चे की मदद से मैं रेत से बाहर आया और बच पाया। इस बार फौजी की बहन की रक्षाबंधन आंसुओं से नहीं जाएगी। अब भी समय है अंजलि, राखी बांध अपने भाई को। अंजलि राखी बांधती है और इसी के साथ फौजी बहन की रक्षाबंधन खुशी खुशी बीतती है। राहुल और संजय नाम के 2 भाई थे। राहुल की बीवी माया एक बड़े से घर की लड़की थी। माया को हमेशा से ही अपने पैसों पर बड़ा गुरूर था। वहीं दूसरी तरफ संजय एक गरीब घर की लड़की मधु से प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन माया कुछ फोटोज दिखाते हुए संजय से कहती है, ये देखो देवर जी, कोई लड़की पसंद कर लो। सब एक से बढ़कर एक बड़े खानदान की है।
ट्रक भर भर कर दहेज लेकर आएंगी। भाभी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? आप जानती है ना मैं मधु से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। अरे देवर जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे वो कितनी गरीब है, आज तक मैंने उसे कभी एक ढंग का सूट पहने नहीं देखा और आप उसे मेरी देवरानी बनाकर इस घर में ले आएंगे। भाभी, प्यार कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता है। प्यार तो प्यार ही होता है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ मेरी मधु से करूँगा, वरना किसी से नहीं करूँगा। आप ये बात अच्छे से समझ लो, वही आपके लिए बेहतर होगा। अब आप मुझसे किसी लड़की के बारे में बात ना ही करें। इतना कहकर संजय वहां से चला जाता है और माया गुस्से से तिलमिला जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और संजय मधु से कोर्ट मैरिज कर उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है, जिसे देख माया बोलती है, ले आए गरीब को अपनी पत्नी बनाकर। मेरी बात कान खोलकर सुन लो संजय, इस घर में जो भी है मेरे पति का है। तुम जो भी कमा कर लाओगे उसी से अपना घर चलाना। मेरी बात ना मानकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए आज और अभी से मैं तुम्हें इस घर से रफा दफा करती हूँ। माया संजय और मधु को घर से निकाल देती है। कुछ ही समय बाद संजय का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और बेचारी मधु पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। अब विधवा होने के साथ साथ मधु गरीब भी थी। ऐसे ही एक दिन राहुल माया से कहता है, देखो माया, तुम चाहे मधु को पसंद करो या ना करो, लेकिन वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है। संजय मेरा सगा भाई था, जिसके बाद भले ही परिवार की ना सही पर इंसानियत के नाते मधु की मदद हमें करनी होगी। ये हमारा फर्ज बनता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि तुम मधु को यहाँ ले आओ और उसे हमारे साथ रहने के लिए कहो। उसका खर्चा हम उठाएंगे। अरे कभी नहीं, उस गरीब का बोझ हम अपने सर पर क्यों ले? मैंने तो संजय को कितना समझाया था कि उस गरीब मधु से शादी ना करे, पर नहीं, अब संजय खुद तो चला गया और इस गरीब का बोझ हमारे कंधे पर छोड़ गया। हम क्यों उसे अपने घर में लाएं? अरे मेरे जीते जी वो इस घर में कभी नहीं आएगी। माया देखो, ज्यादा बकवास मत करो, ठीक है? वो हमारे ही परिवार का हिस्सा है और जो कुछ भी हो उसके साथ ऐसे में हमें मदद करनी ही चाहिए। थोड़ा भला हो जाएगा तो क्या होगा? अरे मैंने बोल दिया तो बोल दिया, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। राहुल के कहने पर अहंकार से भरी हुई माया मधु के पास जाती है और उससे बोलती है, तो कैसा चल रहा है गरीबी में जीवन? भाभी, आप यहाँ कोई खास काम था? तुम जैसे गरीब से मुझे क्या ही काम होगा? मैं तो बस यहाँ राहुल के कहने पर आई हूँ। भैया के कहने पर क्या हुआ? तुमसे ज्यादा बोलना तो मुझे पसंद नहीं है, पर मेरा पति चाहता है कि तुम हमारे साथ घर पर आकर रहो, क्योंकि तुम उसके छोटे भाई की पत्नी जो हो और वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम्हारी गरीबी का बोझा ना वो अपने सर पर उठाना भी चाहते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी अब तुम हमारे साथ चलो, अब हमारे घर पर रहो और मुफ्त की रोटियां तोड़ो। भाभी, मैं गरीब जरूर हूँ, पर किसी पर बोझ नहीं हूँ। भाभी, लाचार हूँ तो क्या हो गया? मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं किसी पर बोझ बनूं। ये बात अलग है कि संजय और मेरा साथ बहुत थोड़ा सा था, पर जितना था बहुत अच्छा था। बड़े भैया चाहते हैं तो मैं आपके घर जरूर जाऊंगी, लेकिन आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ, मैं आपका एहसान नहीं लूंगी। और ये रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पहले तो संजय था तो समझ आता था, लेकिन तुम तो इतना भी नहीं कर सकती। आखिर तुम अपना पेट कैसे पालोगी, कैसे करोगी सब? अरे ये सब चीजें करने के लिए पैसा लगता है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। फिलहाल दिखावे के लिए ही सही, लेकिन तुम हमारे साथ चलो। माया के कहने पर मधु अब उसके साथ घर चली जाती है। भैया, आपने मुझे इस घर में बुलाया, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए सिर्फ आपके कहने पर मैं इस घर में आई। लेकिन भैया, आप कभी ये मत सोचना कि मैं गरीब आप पर बोझ बनना चाहती हूँ। मैं विधवा हूँ, पर मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकती। मैं खुद बहुत काबिल हूँ भैया, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और अपना काम करके खुद कमा के खा सकती हूँ। इसीलिए मैं इस घर में जरूर रहूंगी, लेकिन अपना खुद का काम भी करूंगी। अगर काम ही करना है तो हमारे साथ हमारे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें पैसा भी दिया करूंगा। नहीं भैया, वो आपकी कमाई है, उसे आपने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकती। मैं काम कर लूंगी भैया, मैं खुद कुछ कमा कर खाऊंगी। वैसे भी माया दीदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा
कि मैं आपके साथ आपका फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं। बिल्कुल सही कह रही है ये। अरे आपके कहने पर मैं इस गरीब लड़की को घर तो ले आई, बस यही बहुत है। अब ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। अरे अपने आप कर लेगी जो इसे करना होगा। और हाँ, तुम्हारी औकात इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। आज से सारे नौकरों के जितने भी काम है वो तुम करोगी। आई बात समझ में? और अगर आपने इसकी ज्यादा हिमाकत करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर आप आराम से इस गरीब का बोझ उठाते रहना। माया की बात सुनकर राहुल चुप हो जाता है और अपने हाथ बांधे वहां से चला जाता है। वक्त गुजरता जाता है। मधु सारा दिन नौकरों की तरह घर का काम किया करती। इसमें भी माया उसे ताने सुनाती और बुरी बातें कहती और उसकी जान खाया करती। मधु हमेशा ही बहुत अच्छा खाना बनाया करती। ऐसे ही एक दिन उसे एक छोटे से होटल में खाना बनाने का काम मिलता है। होटल में आने वाला हर आदमी मधु के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करता है। ऐसे ही एक दिन होटल का मालिक उसे बोलता है, अरे मधु, तुम्हारे हाथ के खाने में तो सच में बहुत स्वाद है। जब से तुम इस होटल में आई हो तब से मेरे ग्राहकों की गिनती 100 से हजारों की हो गई है। सच में तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। क्या तुम अपने जीवन के बारे में कुछ बता सकती हो? तुम यहाँ कैसे और क्यों आई? मालिक की बात सुनकर मधु से अपनी सारी आपबीती सुनाती है, जिस पर मालिक बाबू बोलता है, अरे मधु, मुझे नहीं पता था कि तुमने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा है। तुम मेरी बहन जैसी हो मधु। मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करूंगा। पर वो कैसे? वो ऐसे कि अब से तुम्हें तुम्हारा खुद का होटल खुलवा कर दूंगा जो तुम्हारे नाम से होगा। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे मधु, मैंने कहा ना तुम मेरी बहन जैसी हो, तो अपना बड़ा भाई समझकर तुम मुझसे पैसे उधार ले लो। जब तुम्हारा काम चलने लगे तो तुम मुझे पैसे लौटा देना। अब ठीक है? मालिक की बात सुनकर मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद मालिक मधु का खुद का होटल खुलवा देता है, जहां मधु अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाकर ग्राहकों को खिलाया करती। देखते ही देखते पूरे शहर में मधु का नाम का डंका बज जाता है। हर कोई मधु के हाथों के खाने का फैन हो जाता है। अब मधु के पास ना तो काम की कमी थी और ना ही पैसों की कमी थी। ऐसे ही एक दिन मधु हाथों में बहुत सारा पैसा लिए माया के पास जाती है और बोलती है, ये लीजिए दीदी, इतने दिन आपने मुझे अपने घर में रखा, मुझे इतना राशन पानी दिया, मुझ पर इतनी कृपा की। मैं आपका सारी जिंदगी एहसान नहीं उतार सकती। आपने हर चीज को पैसों से देखा। आपने कभी रिश्ते को रिश्ता नहीं समझा, सिर्फ कागज के नोट ही समझा। इसीलिए वही नोट आपको लौटा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इनसे आपका पेट भर जाएगा। और हाँ, अगर फिर भी कम पड़ जाए तो मुझे बता देना, मैं आपको और पैसे दे दूंगी। मधु की बातें सुनकर अब माया का सर शर्म से झुक जाता है और वो हाथ जोड़कर मधु से माफी मांगती है, जिसके बाद मधु माया को माफ कर देती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस तरह मधु गरीब और विधवा होते हुए भी किसी पर बोझ नहीं बनती और खुद के पैरों पर खड़ी हो जाती है। पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि किस तरह राधिका के सर पर ब्लॉगिंग करने का भूत चढ़ जाता है और वो अपनी हर बात को लोगों से शेयर करने लगती है और किस तरह एक अनजान विवेक नाम का आदमी उसके घर उसका फैन बनकर आ जाता है। अब आगे ऐसे ही राधिका विवेक को सारा काम समझा देती है। शाम को जब अनंत घर आता है तो वो देखता है कि राधिका आराम से चाय पी रही है और विवेक जमीन पर बैठा उसके पैर दबा रहा है। ये देखकर अनंत बोलता है, राधिका, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे ये मेरा फैन है। तुम्हारा फैन, एसी, कूलर, पंखा जो भी हो, पर हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे वो मैंने नौकर वाला ब्लॉग डाला था अपने चैनल पर, तो बस उसी का नतीजा है ये। देखा, घर बैठे बिठाए नौकर मिल गया। अरे ये मेरा इतना बड़ा फैन है कि अपनी नौकरी छोड़कर मेरा नौकर बनने चला आया। इसका नाम विवेक है और अब से ये घर का सारा काम किया करेगा। वो क्या है ना, मेरा सारा टाइम तो व्लॉग बनाने में और उसे एडिट करने में चला जाता है, तो इसीलिए मैंने अपनी मदद के लिए इसे नौकरी पर रख लिया। राधिका, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? कोई भी आकर तुमसे कुछ भी कहेगा और तुम उसे सच सच मान लो कि क्या तुमने मुझसे पूछा एक बार भी ये सब करने से पहले? कैसे बकवास बातें कर रहे हो तुम अनंत? मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं अच्छे से जानती हूँ और समझती हूँ, ठीक है? वैसे भी मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो अपनी इन बेकार की बातों से मेरा मूड ऑफ मत करो। राधिका के कहने पर अनंत कुछ नहीं कहता।
चुपचाप से अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। विवेक उन दोनों को देखकर मन ही मन बोलता है, एकदम सही पासा पड़ा है मेरा। बस धीरे धीरे देखो आगे क्या होता है। कैसे आपका फैन जोर जोर से घूमता है राधिका जी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद विवेक टेबल पर खाना लगा देता है। अनंत राधिका खाना खाते हैं और फिर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। दिन बीतते चले जाते हैं। अनंत विवेक के साथ ऊपर ऊपर से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देता है और अंदर से हमेशा ही विवेक पर शक किया करता। ऐसे ही एक दिन राधिका गेट रेडी विथ मी का ब्लॉग बना रही होती है। तभी विवेक बोलता है, अरे मेहर साहब, इस ब्लॉग के अकॉर्डिंग आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा लो लग रहा है। आप थोड़ा और ज्यादा गहने और अच्छी साड़ी पहन लीजिए। ऐसा है क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। चलो मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। इतना कहकर राधिका जल्दी से तिजोरी की तरफ जाती है और विवेक को आवाज देती है, विवेक जरा यहाँ आना। मालकिन अभी आया। क्या हुआ मालकिन, कहिए। अरे जरा मेरा कैमरा और फोन संभालना, देखना रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। मैं जल्दी से गहने निकाल लूं। जी मालकिन। राधिका विवेक के सामने ही तिजोरी खोलती है और उसमें से गहने निकालना शुरू कर देती है और उसके बाद अपने मनपसंद गहने निकालकर तिजोरी बंद कर देती है। जिसके बाद वो अपना गेट रेडी विथ मी का सारा व्लॉग बनाने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। राधिका विवेक पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगी थी और अब राधिका को चाहे एटीएम से पैसे निकालने हो, चाहे घर की तिजोरी खोलनी हो, वो सारी चीजें विवेक से ही करवाने लगी। ऐसे ही एक शाम अनंत घर आता है और बोलता है, राधिका हम 2 दिन के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं, तो तुम सारी तैयारी कर लेना। ट्रिप? अरे वो कहाँ पर जा रहे हैं? कौन सी जगह है? राधिका मनाली जा रहे हैं, तुम तैयार हो जाना। मेरी एक मीटिंग है वहाँ पर, तो सोचा तुम्हें थोड़ा घुमा भी दूंगा। पहली बार मैं अपना कोई घूमने का ब्लॉग शूट करूंगी। कितना मजा आएगा ना। इससे तो मेरे चैनल को और रफ्तार मिलेगी और जल्दी से मैं सुपरस्टार हो जाऊंगी, सुपरस्टार। राधिका अब तुम यहीं बैठी बैठी ख्याली पुलाव बनाती रहोगी या फिर मुझे कुछ खाने के लिए भी दोगी? अनंत इतना बोल ही रहा होता है कि तभी विवेक अपने हाथों में चाय नाश्ता लेकर आता है और बोलता है, अरे ये लीजिए साहब, और किसी चीज की कोई चिंता मत कीजिए। आप दोनों की पैकिंग तो मैं अच्छे से कर दूंगा। शुक्रिया विवेक। ऐसे ही अनंत बैठकर आराम से चाय नाश्ता करता है और खुशी में बौखलाई हुई राधिका फटाफट से तैयार हो जाती है और साथ ही साथ ब्लॉगिंग बनाना शुरू कर देती है और वीडियो बनाने के बाद उसे अपने चैनल पर डालती है। अगले दिन शाम को अनंत और राधिका विवेक के हाथों में घर की चाबियां देते हुए बोलते हैं, विवेक घर का ख्याल रखना और सारी चीज साफ सुथरी रखना। अरे सफाई तो मैं इतनी अच्छी कर दूंगा मालकिन कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगी। आप दोनों आराम से अपना ट्रिप एंजॉय कीजिए। अनंत और राधिका घर से निकल जाते हैं। इसके बाद विवेक घर का मेन डोर लॉक करता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है और खुद से बोलता है, हाय बड़ी घर की सफाई करने वाली। अरे इतने दिन से तो नौकर बनकर मैं परेशान हो गया था। कभी ये करो कभी वो करो। खैर अब मैं जिस काम से आया था उस काम को करता हूँ। ये राधिका पागल मुझको अपना फैन समझती थी, जबकि इसे नहीं पता कि मैं एक मशहूर चोर हूँ जो कि इसके घर में सफाई करने नहीं बल्कि हाथ की सफाई करने आया हूँ। आज रात ही मैं सारा सोना चांदी लेकर यहाँ से फरार हो जाऊंगा और फिर इसके बाद ऐसे ही किसी और इन्फ्लुएंसर को पकड़ लूंगा जो अपने रस सोशल मीडिया पर शेयर करती हो। इतना कहकर विवेक फटाफट से अपना काम करने लग जाता है क्योंकि राधिका ने उसे अपनी तिजोरी के पिन कोड से लेकर एटीएम के पिन कोड तक सब कुछ बता रखा था। विवेक बड़ी ही आसानी से घर के सारे पैसे और गहने निकाल लेता है और एक बड़ी से बैग में भर लेता है। साथ ही उसे जो भी महंगी चीज घर में नजर आती है वो अपने बैग में भर लेता है। चोरी का सामान लेकर जैसे ही विवेक भाग रहा होता है तभी उसके चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ती है और अनंत बोलता है, ऐसे कैसे कहीं जा रहे हो विवेक? जरा मेरे व्यूअर्स को हेलो तो बोलते हुए जाओ। कैमरे में देखकर हाय बोलो मेरे व्यूअर्स को। देखो वो लगा है कैमरा। अनंत के इतना बोलते ही घर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। विवेक के सामने अनंत, पुलिस और राधिका साथ में खड़े हुए थे। अनंत जल्दी से विवेक के हाथ से बैग लेता है और उसे खोलता है। बैग के अंदर अपना सारा कीमती सामान देखकर राधिका के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में बोलती है, ये सब क्या है विवेक? तुम मेरे घर में चोरी कर रहे हो। अरे तुम पर मैं यहाँ इतना यकीन कर रही थी, तुम एक घर के सदस्य हो ये सोच रही थी और तुम हमारे ही पीठ पीछे हमारी पीठ पर खंजर घोंप रहे थे। विवेक को गुस्सा करने से क्या होगा?
इसे चोरी का रास्ता दिखाने वाली तो तुम ही हो ना राधिका। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि विवेक को तुम्हारे एटीएम और घर की तिजोरी का पिन कोड कैसे पता चला। ये सब तो सही सोच रही हो, ये सब तुम्हारी ही गलती है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि ब्लॉगिंग करो, लेकिन ढंग की ब्लॉगिंग करो। अरे ब्लॉगिंग के नशे में तुम इतना अंधी हो गई थी कि अपनी हर चीज इस इंसान को बता रही थी। किसी पर भी इतना अंधा भरोसा करना गलत बात है। मुझे इसकी नीयत पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने ये झूठे ट्रिप का बहाना बनाया और पुलिस को भी पहले से ही कॉल करके बुला लिया था कि अगर हम घर पहुंचने में लेट हो जाएं तो ये इंसान हमारे घर से कुछ भी लेकर ना जा सके। देख लिया अपनी ब्लॉगिंग का अच्छा नतीजा। मैडम जी, हमने भी आपकी ब्लॉगिंग देखी है। आप जो ये सब बताती रहती है ना, देखिए इस बात का लोग गलत फायदा उठाते हैं, जैसे कि इसने उठाया है। आप जानती भी हैं कि ये कौन है? ये मशहूर चोर है। आपसे पहले भी ये कई ब्लॉगर्स को ऐसे ही अपने झांसे में लेकर उनके घरों में हाथ की सफाई कर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया। लेकिन आज आपके पति की समझदारी की वजह से हमने इसे पकड़ लिया है। इतना कहकर पुलिस विवेक को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है और राधिका को अपने किए का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अनंत से माफी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो अनंत, तुमने हमेशा मुझे सही राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। अगर तुमने अपनी सूझबूझ ना दिखाई होती तो आज हम दोनों ही बर्बाद हो जाते। चलो देर से ही सही, कम से कम तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। शुक्र है भगवान का। पर अभी एक ब्लॉग बनाना बाकी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर राधिका अपना कैमरा उठाती है और बोलना शुरू करती है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस इंसान से मिलवाने जा रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि एक मशहूर चोर है, जिसने मेरे ही घर आकर मुझे ही चूना लगाने की कोशिश की। मेरी तरह और कोई इन्फ्लुएंसर या कोई और इंसान इस चोर के झांसे में ना आए, इसीलिए मैं आप सभी को उससे रूबरू करवाना चाहती हूँ। इतना कहकर राधिका भागकर पुलिस के पीछे जाती है और उन्हें रोकते हुए विवेक पर कैमरा मारती है और बोलती है, विवेक जल्दी से हाय बोलो, तुम चाहती थी ना मैं तुम्हें अपने ब्लॉग में शामिल करूं? लो, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही ब्लॉग बनाकर डाल दिया। मेरे ब्लॉग से तो तुम मुझे बर्बाद करने चले थे, पर देखो आज इस ब्लॉग से कैसे सारी दुनिया के सामने तुम्हारा सच सामने आएगा और फिर तुम आने वाले टाइम पर किसी को पागल नहीं बना पाओगे। राधिका अपना ब्लॉग पूरा करती है और पुलिस विवेक को ले जाती है, जिसके बाद राधिका अपने ब्लॉग को अपने चैनल पर अपलोड कर देती है और विवेक की सच्चाई हर किसी तक पहुंच जाती है। इस तरह पूरी घटना के बाद भी राधिका सतर्क हो जाती है और वो सिर्फ उन्हीं चीजों की ब्लॉगिंग करती है जो लोगों के मनोरंजन के लिए उपयोगी हो।